Question number 1. A reference frame attached to the earth. First option क्या है? Is an inertial frame by definition. Cannot be an inertial frame because the earth is revolving around the sun. Option C क्या है? It is an inertial frame because Newton laws are applicable in this frame. और डी ऑप्शन क्या है? कैनॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। तो देखो, इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? जीरो। एक्सेलरेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम is zero. This is by definition, correct? ये जो आप देख रहे हो ना, ये डेफिनेशन है, करेक्ट? तो जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। ओके, तो एक रेफरेंस फ्रेम अगर जो आप क्या कर दो, अर्थ से अटैच कर दो, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इज एन इनर्शियल फ्रेम बाय डेफिनेशन। गलत। अर्थ क्या है? अर्थ एक्सेलरेटेड है। दो तरीके से इसके पास एक्सेलरेशन आता है। आपको पता है सर्कुलर मोशन क्या होता है? एक्सेलरेटेड होता है, करेक्ट? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगा। तो बाय डेफिनेशन ये इनर्शियल फ्रेम नहीं होगा। ओके, बी, कैनॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। देखो, अर्थ क्या कर रहा है? सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ओके, अगर जो मैं इसे सन बोल दूं, सपोज दिस इज सन, और सन के अराउंड अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, करेक्ट? तो क्या अर्थ का एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा इस तरफ? यस। जब भी अर्थ ऐसे सर्कुलर मोशन में है, देखो रियलिटी में एलिप्टिकल मोशन होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग रफली इसको यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर्कुलर मोशन कर रहा है अर्थ। तो इसकी वजह से क्या होगा? अर्थ का एक एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर, इसीलिए अर्थ क्या हो जाएगा? दिस इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इसीलिए क्या करेक्ट हो जाएगा? ये ऑप्शन, यस। सो अर्थ कैनॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम। क्यों? क्योंकि ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है? कि इज एन इनर्शियल फ्रेम। तो ये इनर्शियल फ्रेम नहीं है। फिर देखो यहाँ पे रीजन क्या लिखा है? न्यूटन लॉज आर एप्लीकेबल इन दिस फ्रेम, देयरफॉर दिस इज एन इनर्शियल फ्रेम। तो आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि सर, हम तो बड़े मजे से लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन यूज करते थे अर्थ के फ्रेम में। तो देखो, क्लास में मैंने बड़ा क्लियरली बताया था कि अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या करते हैं? अप्रोक्सीमेटली हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि जी के कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो अर्थ का एक्सेलरेशन आता है ना, वो बहुत ही कम आता है, करेक्ट? तो अर्थ को अप्रोक्सीमेटली हम लोग एक इनर्शियल फ्रेम की तरह ट्रीट कर लेते हैं टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। एग्जैक्टली ये इनर्शियल फ्रेम नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, मुझे वैल्यू एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन ड्यू टू रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ये वैल्यू 0.028 इसी के आसपास कुछ आता है, या 0.0 तो होता है, ये एग्जैक्टली क्या होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन नेग्लेजिबल होता है। ओके, तो ये आप एक बार चेक भी कर सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एंड रेवोल्यूशन, आप चाहो तो पूरा लिख लो, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस एंड रेवोल्यूशन अराउंड सन ऑफ अर्थ, its acceleration is very small, is very small। अच्छा, एक्सेलरेशन है तो भले छोटा क्यों ना हो, तो ये बन गया नॉन इनर्शियल फ्रेम। बट
for solving problems, for solving problems, ओके बच्चों, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बट फॉर सॉल्विंग सॉल्विंग प्रॉब्लम्स वी ट्रीट अर्थ, ट्रीट या फिर वी अज्यूम अर्थ टू बी approximately an inertial frame. ओके तो यहां पे ये गलत हो गया। इज एन इनर्शियल फ्रेम, ये इनर्शियल फ्रेम होता नहीं है बच्चों, हम लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। ओके डी ऑप्शन, कैनॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। अर्थ एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसलिए भी क्या है, ये एक इनर्शियल फ्रेम नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, a particle stays at rest as seen in a frame, we can conclude that। देखो एक पार्टिकल को आप देखते हो एक फ्रेम से, और ये पार्टिकल क्या है, रुका हुआ नजर आता है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस स्टेटमेंट से, ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट क्या है कि आपने एक रेफरेंस फ्रेम से एक पार्टिकल को देखा और पार्टिकल रुका हुआ है, स्टेज, मतलब ऐसा नहीं कि वो एक इंस्टेंट पे रुका हुआ है, वो बहुत देरी तक, मतलब वो हमेशा रुका ही हुआ है जब आप एक फ्रेम से देख रहे हो। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वी कैन कंक्लूड द फ्रेम इज इनर्शियल, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, एक ये ऑप्शन है। ओके फिर क्या बोल रहा है, द फ्रेम में बी इनर्शियल बट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, द फ्रेम में बी नॉन इनर्शियल बट देयर इज अ नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल। देखो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ऐसे समझो। सबसे पहले तो इसका मतलब मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, एक फ्रेम से आप एक पार्टिकल को देख रहे हो और ये पार्टिकल आपको रेस्ट पे नजर आता है। ओके तो दो केसेस हो सकते हैं। केस वन क्या हो सकता है, केस वन पार्टिकल रेस्ट पे है और जहां से आप देख रहे हो वो फ्रेम भी रेस्ट पे है, दिस इज द रेफरेंस फ्रेम। बोथ आर एट रेस्ट कंडीशन, दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाए, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज जीरो एज वेल एज एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम इज जीरो। क्या ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, यस। दूसरी पॉसिबिलिटी केस टू, दिस इज द पार्टिकल, इसका एक्सेलरेशन है आगे की तरफ ए, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम अज्यूम करके चलना, दिस इज द रेफरेंस फ्रेम और ये भी आगे की तरफ एक्सेलरेटेड है, और लेट अस से कि दोनों का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यदि आप दिमाग लगाओ तो पहला केस तो बहुत ही सिंपल है, फ्रेम भी रुका हुआ है। मान लो आप एक कार में बैठे हो और ये जो कार है ये रुकी हुई है और ये पार्टिकल भी रुका हुआ है, तो आपको ये पार्टिकल हमेशा रुका हुआ नजर आएगा। करेक्ट, समझ में आ गया। दूसरा केस क्या है कि ये जो कार है ये आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज द पार्टिकल। इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम लेनी है। तो क्या मैं इस फ्रेम के रिलेटिव देखूंगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम, क्या ये जीरो आ जाएगा, यस। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम is equal to acceleration of particle minus acceleration of frame, and this is equal to zero. Is it correct? So we can say कि in this frame also the particle remains at rest. तो दोनों केसेस पॉसिबल है, फ्रेम इनर्शियल भी हो सकता है, फ्रेम नॉन इनर्शियल भी हो सकता है। अब ऐसा हो सकता है, मस्ट नहीं है, इट में बी।
तो देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि वी कैन कंक्लूड दैट द फ्रेम इज इनर्शियल। गलत, कुछ भी हो सकता है, इनर्शियल भी हो सकता है, नॉन इनर्शियल भी हो सकता है। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं? नहीं। देखो यहाँ पे इस केस में पार्टिकल पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। इन दिस केस, in this case resultant force on the particle is zero. In this case what is the resultant force on the particle? अब देखो आपके मन में डाउट आएगा कि सर किसके फ्रेम में आप निकाल रहे हो रिजल्टेंट फोर्स। तो अब क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है, और ऑब्जेक्टिव में ये थोड़ी सी एक दिक्कत होती है कि बहुत ही क्लियरली क्वेश्चन को, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मेंशन नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझना है कि ये जब बोला जा रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, ओके, थोड़ा दिमाग लगाओगे, थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो समझ में आ जाएगा। शुरू में ही बच्चों को दिक्कत आती है। तो रिजल्टेंट फोर्स ये ग्राउंड फ्रेम से ही देखने को बोला जा रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? ये ऑथर का मतलब ही है क्या कि ये ग्राउंड फ्रेम से बोला जा रहा है। जब कुछ नहीं बोला है तो आप अज्यूम कर लो ग्राउंड फ्रेम, क्योंकि कोई बच्चा क्या बोलेगा कि सर ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये मैं क्या इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में निकालूं कि ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में निकालूं। तो जब आईआईटी में क्वेश्चन आता है ना, तो वो तो पूरा प्रॉपर तरीके से लिख के पूछता है, ऐसा कंफ्यूजन का कोई स्कोप ही नहीं छोड़ता है। हाँ, इस बुक में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो हम लोग यही समझेंगे कि ये किस फ्रेम में बात कर रहा है बच्चों, बताओ। ग्राउंड फ्रेम से। तो ग्राउंड फ्रेम से मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो भी सकता है और रिजल्टेंट फोर्स नॉन जीरो भी हो सकता है। सी ऑप्शन, द फ्रेम में बी इनर्शियल, यस दिस इज ट्रू, लेकिन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, यस बिल्कुल सही। देखो यदि फ्रेम इनर्शियल है, इफ द फ्रेम इज इनर्शियल, क्या आपको दिख रहा है कि इस पे फोर्स नेट जीरो लग रहा है? यस, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आया? द फ्रेम में बी नॉन इनर्शियल बट देयर इज अ नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स, यस बिल्कुल सही। ये जो फ्रेम है, ये जो फ्रेम आप देख रहे हो ये क्या है बच्चों? दिस इज नॉन इनर्शियल। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम से आप देखोगे तो इसके पास भी कुछ एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो इस पे एक नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। करेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के फ्रेम से। फ्रेम के रिस्पेक्ट में ही देखोगे तो जीरो ही फोर्स आ जाएगा। ओके, सो ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, a particle is found to be at rest when seen from a frame S1 and moving with constant velocity when seen from another frame S2. Mark out the correct possible option. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ओके, लेकिन थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। ओके, देखो एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में a particle is found to be at rest when seen from one frame। यहां पे आपको वेक्टर अप्रोच लेना पड़ेगा तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। ओके, देखो दिस इज द पार्टिकल, करेक्ट। कैसे लिख दूं इसको? मैं लिख देता हूं दिस इज पार्टिकल पी। ओके, एक रेफरेंस फ्रेम मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज रेफरेंस फ्रेम, दिस इज पार्टिकल पी, दिस इज रेफरेंस फ्रेम बच्चों S1 एंड दिस इज रेफरेंस फ्रेम S2। तो जब हमने S1 फ्रेम से देखा, when we observed from S1 frame the particle is found to be at rest, मतलब ये रेस्ट पे ही है। इसका मतलब आपको समझना है कि ये पार्टिकल हमेशा रेस्ट पे नजर आ रहा है जब इस फ्रेम से देख रहे हो। इसका मतलब इस फ्रेम S1 फ्रेम से देखा जाए तो क्या ये हमेशा रेस्ट पे है? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि S1 फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो? यस। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि अ पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट रेस्ट व्हेन सीन फ्रॉम S1, मतलब S1 से देखोगे तो ये हमेशा रेस्ट पे है।
मतलब S1 से देखोगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो, S1 से देखोगे तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। सो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू S1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, यही फॉर्मूला होता है ना रिलेटिव एक्सेलरेशन का, S1। मैं S1 को ऐसे लिखूं क्या, क्योंकि सब्सक्रिप्ट के में भी सब्सक्रिप्ट के सब्सक्रिप्ट में सब्सक्रिप्ट आ जाए वो फिर पढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। इससे कंफ्यूज तो नहीं हो गए, इसको S1 में अगर जो ऐसे लिख दूं तो इसको मैं S2 लिख देता हूँ। ओके, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू S1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ S1, और ये क्या है, जीरो। इसका मतलब इस फ्रेम से देखोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या है, जीरो। नेक्स्ट, जब हम लोग S2 से देखते हैं, S2 से देखते हैं तो क्या नजर आया, एंड मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन सीन फ्रॉम अनदर फ्रेम S2। मतलब जब आपने S2 से देखा तो इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। मतलब S2 से देखा तो इसका एक्सेलरेशन जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब जीरो एक्सेलरेशन ना। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम इसका वेलोसिटी है कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल with respect to S2 is equal to acceleration of particle minus acceleration of S2, and this is again equal to zero. ओके, आप अपने वर्ड्स में लिख लेना कि ये भी जीरो क्यों है, क्योंकि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन इज जीरो। अब आप क्या करो, वन में से टू को बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यदि मैं पहले में से दूसरे को घटा दूं, ओके, बहुत ही सिंपल होता है सब्ट्रैक्शन। तो वन माइनस टू जब मैं करूंगा तो एक्सेलरेशन ऑफ S2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ क्या आ जाएगा, S1, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ S2 मतलब रेफरेंस फ्रेम S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। मेरी बात समझ में आ रही है, देयरफॉर रिलेटिव एक्सेलरेशन, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का एक्सेलरेशन जीरो है। रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द टू फ्रेम्स, रिलेटिव एक्सेलरेशन of two frames is equal to zero. क्या मेरी बात समझ में आ गई? ओके, इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। दो फ्रेम का रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो कब हो जाए, जब दोनों का एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पहली पॉसिबिलिटी है कि इसका भी एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, ओके, और इसका भी एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाए और इसका भी एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि इसका एक्सेलरेशन यदि ए वेक्टर है तो इसका भी एक्सेलरेशन बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए S2 का, तभी तो ये कैंसल आउट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन आइडेंटिकल होगा, या तो एक्सेलरेशन दोनों का जीरो होगा या तो दोनों का एक्सेलरेशन ए के इक्वल होगा, सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड। अब आ जाओ ऑप्शन पे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मार्क आउट द टू पॉसिबल ऑप्शन, बोथ द फ्रेम्स आर इनर्शियल। क्या ऐसा हो सकता है? यस, देखो हमने देखा दोनों फ्रेम क्या हो सकते हैं, इनर्शियल हो सकते हैं। क्या दोनों फ्रेम नॉन इनर्शियल हो सकते हैं? सेकंड ऑप्शन, यस।
दोनों नॉन इनर्शियल हो सकते हैं। ऑप्शन सी, S1 इज इनर्शियल और S2 इज नॉन इनर्शियल, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर जो मान लो इसका एक्सेलरेशन जीरो है और इसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन तो कभी जीरो आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर जो इसका देखो, इसका मतलब क्या है कि इसका एक्सेलरेशन हो गया जीरो, S2 का एक्सेलरेशन नॉन जीरो, तो क्या है, रिलेटिव एक्सेलरेशन कभी जीरो होगा नहीं, इसीलिए ये गलत हो गया। आप हर ऑप्शन को जो जो मैं बोल रहा हूँ करेक्ट तरीके से एक्सप्लेन कर लेना, लिख लेना नोटबुक में। ओके, तो आप बोलना कि क्यों पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन सी क्यों नहीं पॉसिबल है बताओ। तो आप कहोगे कि सर S1 इज इनर्शियल, मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो। ओके, S2 इज नॉन इनर्शियल, मतलब इसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो। करेक्ट। इसका मतलब जब रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक में से दूसरे का एक्सेलरेशन माइनस करेंगे, तो वो कभी जीरो नहीं होगा। डी ऑप्शन, S1 इज नॉन इनर्शियल एंड S2 इज इनर्शियल, सेम एक्सप्लेनेशन। ये दोनों इसीलिए गलत हो गए, क्योंकि एक का एक्सेलरेशन जीरो, एक का नॉन जीरो, तो कभी भी जब रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालोगे तो ये जीरो नहीं आएगा। ओके।